Hello students, in the last lecture we have started our new topic and which is the most important topic of the unit, which is called as normalization. In normalization we have discussed about the need of normalization, basic definition of normalization, what are the objectives of normalization, which problems are overcome by use of normalization, and what are the steps which we follow to normalize a relation at a particular degree. That is, we have discussed briefly about 1NF, 2NF, 3NF and BCNF. And as we know, normalization is a process of analyzing the relational database design, और इस एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. हम एक रिलेशन जो है हमारा उसे कंसीडर करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नॉर्मल फॉर्म्स के जो टेस्ट हैं उसे अप्लाई करते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर रिलेशन उस नॉर्मल टेस्ट को, उस नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम डीकम्पोज करते हैं हमारे रिलेशन को, सो दैट कि जो हमारी रिलेशन है वो उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करे, उस टेस्ट को सेटिस्फाई करे, और हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारी जो रिलेशन है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, उसकी डिग्री क्या है. ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म है जो एक रिलेशन की, उसे हम क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कंडीशन दैट द रिलेशन मीट्स. ठीक है, तो जिस भी नॉर्मल फॉर्म कंडीशन को हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे रिलेशन की डिग्री कहलाएगी. तो मैंने कहा कि अगर एक रिलेशन 3NF तक नॉर्मलाइज्ड हो चुका है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3NF है, क्योंकि वो 1NF के टेस्ट को पास कर चुका है, 2NF के टेस्ट को पास कर चुका है और 3NF के टेस्ट को पास कर चुका है. तो उस रिलेशन की जो डिग्री है वो डिसाइड करवाती है कि वो रिलेशन कहाँ तक नॉर्मलाइज हो चुका है. ठीक है, तो हम उस रिलेशन को उसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन करते टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा, डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि डीकम्पोजिशन जब हम करते हैं एक रिलेशन की सब रिलेशंस में, तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारी डीकम्पोज्ड रिलेशन सेटिस्फाई करती होनी चाहिए, जिसमें हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा. जिसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी या नॉन एडिटिव जॉइन प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम 1NF या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेप्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो बाकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं लाइक 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, ये सारे किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे. और जो हमारी 1NF है वहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम अपनी रिलेशन को कब कहेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशन. क्यों हम डीकम्पोज करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन and avoiding or eliminating the insertion, deletion and update anomalies from a relation. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम चलते हैं हमारी 1NF पे. तो 1NF पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा डाटा सोर्स है उस डाटा सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके हमने एक टेबुलर फॉर्म में हमारी एक रिकॉर्ड्स बना लिए, जिसे हमने एक टेबल, सिंपल टेबल कह दी. उसे हम क्या कह रहे हैं, अननॉर्मलाइज्ड टेबल कह रहे हैं.
तो वो जो रिलेशन है, वो जो टेबल फॉर्मेट है जिसमें हमने सिंपली यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स डंप कर दिए और हमारा एक रिलेशन का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और उसे हम क्या कह रहे हैं कि वो रिलेशन क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, UNF में है। तो UNF से 1NF पर जाने के लिए मैंने कल भी बताया था कि हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को पास करना है। अगर ये कंडीशन पास हो जाती है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन क्या है, 1NF में आ चुका है। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले हम बात करते हैं UNF क्या होता है। UNF क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। UNF अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो जब भी हम एक टेबल जिसे हम अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कह रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास कंटेन कर सकता है सम रिपीटिंग ग्रुप्स। तो वो सम रिपीटिंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, वन और मोर कॉलम्स जो हैं उसमें क्या है, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी टेबल को हम क्या कह रहे हैं, अननॉर्मलाइज्ड टेबल कह रहे हैं। तो अननॉर्मलाइज्ड टेबल कैसे क्रिएट होती है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू द टेबल फॉर्मेट विद कॉलम्स एंड रोज। तो जो हमारे पास सिंपल, हमने अभी पीछे डाटा सोर्स की बात की, इंफॉर्मेशन सोर्स की बात की, वो हमारे मॉडल्स हो सकते हैं, डाटा डिक्शनरीज हो सकती हैं, हमारी जो SRS हो सकता है, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। तो उनको स्टडी करके हमने क्या करना है, हमने क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं हमारी डोमेन के करस्पॉन्डिंग, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो सारा कुछ निकाल के वहाँ से इंफॉर्मेशन हमने उसे एक टेबुलर फॉर्म में फॉर्मेट कर दिया। तो उस टेबल फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रो और कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं, और वो कॉलम्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से आ रही है, हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स से आ रही है। तो हमने क्या करना है, सिंपली लाइक मैंने कहा कि मेरे पास एक ER मॉडल बना चुकी हूँ मैं यूज़र से इंटरेक्शन करने के बाद। तो उस ER मॉडल को हमने सिंपली क्या करना है, टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से जो हमें मिलेगी टेबल, वो कौन सी फॉर्म में है, दैट इज़ अननॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो ये कोई एक्चुअल में फॉर्म नहीं होती है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। हम सिंपली एक बात करते हैं कि 1NF का टेस्ट करने से पहले हमारी जो टेबल्स हैं हम उसे अननॉर्मलाइज्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले हमारी टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगी। लाइक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कुछ फॉर्म्स हैं। ड्रीम होम एक कंपनी है, वो प्रॉपर्टी को लीज पे देती है। तो प्रॉपर्टी का कोई ऑनर होगा, उसका कोई ऑनर नंबर होगा, ऑनर का नाम होगा, और जिन क्लाइंट्स को वो प्रॉपर्टी लीज पे देती है उन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो ड्रीम होम लीज की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखती है, क्लाइंट का नंबर, क्लाइंट का नेम, कौन सी प्रॉपर्टी वो लीज पे ले रहा है उसका प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी का एड्रेस, मंथली रेंट कितना है, रेंट की स्टार्टिंग डेट क्या है, रेंट की फिनिशिंग डेट क्या है, और ऑनर का नंबर क्या है, और ऑनर का फुल नेम क्या है। और ये एक और कॉन्स्ट्रेंट अपनी बिजनेस कॉन्स्ट्रेंट लगा रखा है यहाँ पर, कि जो हर क्लाइंट है वो एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी को लीज पे ले सकता है, और एक ड्यूरेशन में सिर्फ वो एक ही प्रॉपर्टी लीज पे लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ड्यूरेशन में वो एक प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है, वो दूसरी प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं ले सकता, या उसी प्रॉपर्टी को कोई और क्लाइंट लीज पे नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी, ये हमें क्या है, इस फॉर्म की फॉर्म में मिल गई। ये कुछ स्लिप्स हैं, लीज़ की स्लिप्स हैं, लीज़ के फॉर्म्स हैं, ये जो जब भी वो क्लाइंट को प्रॉपर्टी लीज़ पे देता है इस तरह के वो फॉर्म फिल करवाता है। तो ये क्या है, हमारा एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब इस इंफॉर्मेशन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे हमने क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, और उस टैबुलर फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, वो एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, ठीक है। तो 1NF की जो नॉर्मल फॉर्म है, जो टेस्ट है, वो क्या कहता है हमें कि कोई भी रिलेशन 1NF में कब होगा, अ रिलेशन इन विच द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम contains one and only one value, that is atomic values, then the relation is called in
1NF और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रिलेशन जो हम जिसे हम एक कोई भी रिलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, उस रिलेशन में हर रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे मीन्स एक हर सेल में एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आए, वन एंड ओनली वन वैल्यू, वो नल हो सकती है मगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होंगी हर रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे, तब हम कहते हैं कि वो जो टेबल है वो 1NF के टेस्ट को पास कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ अ रिलेशन कंटेन्स अ कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देन इट वायलेट्स द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब ये क्यों कह रहे हैं, हमें पता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है कि एक एट्रीब्यूट है उसके क्या है फर्दर सब एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लाइक मैंने कहा नेम, तो नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है जिसके जो सब पार्ट्स क्या हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरह से एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है जिसमें मैंने कहा कि मेरा पहले आएगा हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर और फिर लोकेलिटी और फिर सिटी। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह से मल्टी वैल्यूड क्या एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें क्या है एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन हो सकती हैं। तो जब मैंने इसकी डेफिनेशन में कहा कि हर एक रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स हर एक कॉलम की जो डोमेन है वो एटॉमिक वैल्यूज़ को ही कंटेन करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। अगर इस एक कॉलम की बात करें हम, तो हर एक कॉलम में क्या है, हमने एटॉमिक वैल्यू कहा, तो अगर एक एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक रिलेशन अगर उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कंटेंट होते हैं तो वो रिलेशन हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को वायलेट करता है। ठीक है, और अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट डज नॉट कंटेन एनी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसी का रेसिप्रोकल हमने लिख दिया कि अगर एक रिलेशन में कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक वैल्यूज़ नहीं होंगी। इसकी नेस्टिंग भी हो सकती है कि एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है फिर फर्दर क्या है वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, या एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसमें क्या है फर्दर वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे रिपीटिंग वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके कारण क्या है, हमारी जो ये कंडीशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, और ये कंडीशन क्या कहती है कि हर एट्रीब्यूट की हर कॉलम की जो डोमेन है वो क्या है सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज़ को कंटेन करेगा। मीन्स हर रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे एक और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक रिलेशन जिसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हों या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हों वो हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को पास नहीं करता, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहा जाएगा अगर वो कंटेन करता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अब हमने जो हमारी अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है उसे 1NF में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारी ये पीछे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, उस UNF पे अननॉर्मलाइज्ड टेबल में हमने देखा कि क्या उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं, क्या उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं, अगर हैं तो वो क्या है 1NF के टेस्ट को पास नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म को 1NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेट द एट्रीब्यूट और ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट टू एक्ट एज अ की फॉर द अननॉर्मलाइज्ड टेबल। तो जो हमारी अननॉर्मलाइज्ड टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, पहले की एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। तो एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं की एट्रीब्यूट, तो हमने क्या करना है कीज़ को फाइंड आउट करके उसमें से एक की को नॉमिनेट कर देना है एज अ प्राइमरी की। तो हमने इसका मतलब क्या है कि अब फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने क्या डिफाइन करना है, उस अननॉर्मलाइज्ड टेबल के लिए एक प्राइमरी की सेट करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि कीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, कैंडिडेट जिसे हम कैंडिडेट कीज़ बोल देते हैं, उन कैंडिडेट में से हमने क्या कह दिया, एक की नॉमिनेट कर दी और उसे हमने क्या कह दिया प्राइमरी की, बाकी क्या है हमारी अल्टरनेट कीज़ है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है अननॉर्मलाइज्ड टेबल को अनएनएफ में कन्वर्ट करने का? एक तो हम की सेट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे आइडेंटिफाइंग द रिपीटिंग ग्रुप्स इन द अननॉर्मलाइज्ड टेबल विच रिपीट फॉर द की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हर की एट्रीब्यूट के लिए जो भी रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है रिपीटिंग ग्रुप को। तो थर्ड स्टेप क्या है रिमूविंग द रिपीटिंग ग्रुप्स। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को हम? फर्स्ट जो मेथड है वो क्या हो सकता है रिमूव करने का? एंटरिंग द एप्रोप्रिएट डाटा इनटू द एम्प्टी कॉलम्स ऑफ रोज कंटेनिंग द रिपीटिंग डाटा। एंटरिंग द एप्रोप्रिएट डाटा इनटू द एम्प्टी कॉलम्स ऑफ रोज कंटेनिंग द रिपीटिंग डाटा। तो रिपीटिंग डाटा जहाँ जहाँ पर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स खाली रह गए हैं उसमें क्या करना है हमने एप्रोप्रिएट डाटा फिल करना है, जिसे हम क्या कह देते हैं फ्लैटनिंग द टेबल। ये अब मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगी आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म क्या कह रही है। तो अभी देखने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप क्या है प्राइमरी की सेट करनी है, सेकेंड स्टेप क्या है आपने रिपीटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड स्टेप क्या है उस रिपीटिंग ग्रुप को आपने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए पहला मेथड क्या है फ्लैटनिंग का मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है और प्लेसिंग द रिपीटिंग डाटा अलोंग विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल की एट्रीब्यूट इनटू द सेपरेट रिलेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्या है उसी टेबल में जहाँ पर हमारा रिपीटिंग डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उस रिपीटेड डाटा को हम क्या करेंगे जो कॉलम्स जहाँ पर वैल्यूज़ आनी चाहिए एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ डालते हुए हमें उसे फ्लैटन करना है। और दूसरा मेथड क्या है कि उस रिपीटेड डाटा को वहाँ से उठा लिया, उसे एक नई टेबल में डाल दिया, और उस नई टेबल में उस रिपीटेड डाटा के साथ उसका की एट्रीब्यूट भी डाल दिया। तो वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टेप हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में। ये हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन नंबर और डी लोकेशंस। ठीक है, तो आपको पता है कि डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर से हमें डिपार्टमेंट का नाम इजीली यूनिकली पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट के मैनेजर की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और डिपार्टमेंट के लोकेशंस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की जो लोकेशंस हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। मान लिया डिपार्टमेंट नंबर 10 है, वो क्या है रिसर्च का डिपार्टमेंट है, और वो रिसर्च डिपार्टमेंट 2 लोकेशंस 3 बिल्डिंग्स में काम कर रहा है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम एक सेकेंड जो टेबल है स्ट्रक्चर उसमें दिखा रखा है आपको कि डिपार्टमेंट नंबर क्या है 5, उसका नाम है रिसर्च, और उसकी लोकेशंस क्या है वो 3 जगह पे लोकेटेड है। वो 3 जगह क्या हो सकती हैं, मेलेयर, शुगरलैंड और हॉस्टन। ठीक है, तो ये देखिए आप इसे, ये चीज़ क्या है आपकी, ये 3 लोकेशंस हैं। तो ये क्या है डी लोकेशन जो एट्रीब्यूट है वो क्या है एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी यहाँ पर क्या है डी लोकेशंस एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जिसमें 5 नंबर डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशंस बता रखी हैं 3। इसी तरह से जो 4 नंबर डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशंस क्या हैं, उसकी लोकेशन है एक स्टैफोर्ड, इन फ्यूचर और भी हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो एक डिपार्टमेंट है 1 हेडक्वार्टर्स और उसकी लोकेशन है होस्टन। तो हमारी कंडीशन क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कि हमारी टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए या कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो इस टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ये डिपार्टमेंट टेबल है वो क्या है आपकी अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, UNF में है। अभी ये 1NF के पास नहीं कर रही टेस्ट को, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है डी लोकेशन वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो हमारा जो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म को 1NF में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारे जो टेबल है उसमें पहला स्टेप क्या करेंगे प्राइमरी की आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है
जो कि हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो उसे हमने क्या कह दिया कि डी नंबर क्या है, हमारा एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट हमने डेजिग्नेट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, रिपीटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो रिपीटिंग ग्रुप क्या है हमारे पास, ये है रिपीटिंग ग्रुप। ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब डिपार्टमेंट नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग डी लोकेशन क्या है, बेलियर हो सकती है, शुगरलैंड हो सकती है, होस्टन हो सकती है। तो पहला मेथड क्या था रिमूव करने का, पहले हमने प्राइमरी की सेट की, दूसरा आइडेंटिफाई कर लिया रिपीटिंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ है। यहाँ पर ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और हमारी कंडीशन क्या कहती है, 1NF की स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारी एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इन दोनों टपल्स में तो एक एक वैल्यू है, ठीक है, बट इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। और हम ये इसे डिफ़ाइन भी कर चुके हैं कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं डिपार्टमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग। तो इसे हमने अवॉइड करना है। तो पहला मेथड क्या है, फ्लैटनिंग द टेबल। तो टेबल को फ्लैटन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रिजल्टेंट टेबल हम बना रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर रिपीटिंग वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट की हमारे पास 3 लोकेशंस थी, तो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमने एक एक टपल इंसर्ट की, एक एक वैल्यू इसकी उठा के एक एक टपल में डाल दी। तो डी लोकेशन में बेलियर हो सकता है, दूसरी टपल शुगरलैंड हो सकती है, तीसरी टपल होस्टन हो सकती है। तो इस डी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास, डी मैनेजर SSN तो वही रहेगा, वो उसमें हमने एप्रोप्रिएट डाटा डाल दिया। शुगरलैंड के करस्पॉन्डिंग भी वही रहेगा और होस्टन के करस्पॉन्डिंग भी यही रहेगा फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 5। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी कॉलम्स थे हमारे, उनकी जगह हमने अप्रोप्रिएट डाटा डाल दिया। ठीक है, और क्या करेंगे हम, हमारी एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, और अब प्राइमरी की कौन सी होगी हमारी, डी नंबर और डी लोकेशन। क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 5 हमें क्या कर रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा था, तो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डी लोकेशन को भी प्राइमरी की का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारी प्राइमरी की अब क्या बन गई है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट की लोकेशन से कंबाइंडली। तो अब देखिए, डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट लोकेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिक डिपार्टमेंट नेम। अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 5 कहूँ और इसकी लोकेशन ब्लेयर कहूँ तो मुझे पता चल रहा है रिसर्च डिपार्टमेंट है। अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 1 कहूँ और लोकेशन होस्टन कहूँ तो मुझे पता है हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 5 कहूँ और लोकेशन होस्टन कहूँ तो मुझे पता है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो एक तो ये तरीका है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लैटनिंग कर रहे हैं। तो अब इसे पढ़ लीजिए, एंटरिंग द एप्रोप्रिएट डाटा इनटू द एम्प्टी कॉलम्स ऑफ रोज कंटेनिंग द रिपीटिंग डाटा। ठीक है, तो पहले मेथड से हमने ये कर लिया। दूसरा मेथड क्या है, रिपीटिंग ग्रुप को अवॉइड करने का, कि हम जो रिपीटिंग डाटा है उसे एक अलग टेबल में डाल देंगे और जो हमारा ओरिजिनल की एट्रीब्यूट है उसको उसके साथ रख देंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, कि एक टेबल में तो हमने क्या रख दिया, इन तीनों को रख दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट इन्फो के नाम से, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट मैनेजर SSN नंबर। तो रिपीटिंग ग्रुप हमारे कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, लोकेशन में। इसे हमने एक और टेबल में रख दिया, डी लोकेशन के साथ हमने एक प्राइमरी की ओरिजिनल टेबल की क्या थी, डिपार्टमेंट नंबर, और उसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 5, 5, 5 और 4 और 1, तो इस तरह से टपल्स बन जाएंगी। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, रिपीटिंग ग्रुप को उठाकर एक नई टेबल में रख दिया और उसके साथ ओरिजिनल प्राइमरी की अटैच कर दी। तो इस तरह करने से हमारे पास क्या है, इन दोनों तरीक़ों से हमारे पास जो टेबल्स फॉर्म होंगी वो 1NF में होंगी। तो यहाँ पर अगर पहले वाला मेथड हम फॉलो करते, फ्लैटनिंग वाला, तो वहाँ पर हमारी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अकर हो रही है, और उस रिडंडेंसी के कारण क्या है, हमारी फर्दर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनकन्सिस्टेंसी की, या स्टोरेज स्पेस है जो एक्स्ट्रा यूज़ होने की, वेस्टेज की और इनकन्सिस्टेंसी की, वो प्रॉब्लम्स अकर होंगी अगर ये हम मेथड फॉलो करते हैं।
ऑल्दो ये क्या है, ये जो टेबल हमारी बनी है वो 1NF में है, पूरी तरह से है, क्योंकि इसके हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे क्या है, हमारे पास एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। और जो हमारा प्राइमरी की के करस्पॉन्डिंग यूनिकली आइडेंटिफाई करने का जो वे है वो भी हमारा सारा कुछ फॉलो हो रहा है। तो ये टेबल स्ट्रक्चर भी हमारा क्या है, 1NF में है। और अगर हम दूसरे मेथड के करस्पॉन्डिंग 2 टेबल बनाएं और 2 टेबल्स में हमने क्या किया, एक में हमने डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और मैनेजर SSN की इंफॉर्मेशन रख ली और दूसरे में डी लोकेशन और उसके साथ डी नंबर रख लिया। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे 1NF के सेट जो टेस्ट है उसे पास कर रहा है। तो ये दोनों टेबल स्ट्रक्चर्स भी हमारे क्या होंगे, 1NF को पास कर रहे हैं। और ये जो रिजल्टेंट टेबल्स हैं वो क्या हैं, 1NF में हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा। दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने जो डिस्कस किया था ड्रीम हाउस लीज का, ड्रीम होम लीज का, वहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, हमारे पास जो टेबल स्ट्रक्चर बना था वो क्या है, फ्लैटनिंग करने के बाद हमारा क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो टेबल है वो क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जो टेबल है उसमें कॉलम्स हैं क्लाइंट नंबर, क्लाइंट नेम, सॉरी क्लाइंट नंबर, क्लाइंट नेम, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट स्टार्ट, रेंट फिनिश, रेंट ऑनर, रेंट कितना है, ऑनर नंबर और ऑनर नेम। तो यही हमारे लीज फॉर्म से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो सारी हमने टेबलर फॉर्म में डंप कर दी। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लाइंट नंबर जो CR76 है, जॉन के जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है, 2 प्रॉपर्टीज़ को लीज करता है, एक तो PG4 को, एक PG16 को। ठीक है, तो ये जो अगर इस सेट को हम एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट माने तो ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये फर्दर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है अगर हम इसे एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट माने। तो क्लाइंट नंबर CR76 के करस्पॉन्डिंग ये रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से क्लाइंट नंबर 56 के लिए CR जो 56 है उसके लिए क्या है, हमारे पास ये तीन जो हैं वो रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ये टेबल हमने उस फॉर्म के थ्रू बनाई है, डाटा सोर्स के थ्रू बनाई है, वो UNF है, UNF में है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो अगर हम फ्लैटनिंग मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक जो रिपीटिंग ग्रुप है उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्टी कॉलम्स हैं उसमें अप्रोप्रिएट डाटा डाल दिया। तो ये जो हमारा रिपीटिंग ग्रुप्स था इसकी अलग अलग टपल्स बनाई हमने, जैसे हमने डी लोकेशन के लिए बनाई थी, वो एक छोटा सा एट्रीब्यूट था, एक सिंगल एट्रीब्यूट था मल्टी वैल्यूड। ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी नाम का बड़ा एट्रीब्यूट है जो कि कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड है। तो इसके लिए हमने हर जो रिपीटिंग वैल्यू के लिए हमने एक टपल क्रिएट की, लाइक PG4 थी पहले वैल्यू, तो उसके उन सारी वैल्यूज़ के लिए एक टपल बनाई और उसके करस्पॉन्डिंग जॉन के और क्लाइंट नंबर लिख दिया CR76। इसी तरह से अगली वैल्यू के लिए भी हमने एक टपल बनाई। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों के लिए। तो ये जो टेबल बनी है हमारी वो कैसे मेथड को फॉलो करके बनी है, फ्लैटनिंग को। ठीक है, तो जब हमने ये चीज़ की और इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमारी जो प्राइमरी की है वो डेजिग्नेट करनी थी, वो प्राइमरी की क्या है हमारी, क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर से मिलकर बनी है। तो प्राइमरी की सेट हो गई, रिपीटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया और रिपीटिंग ग्रुप की करस्पॉन्डिंग फ्लैटनिंग मेथड को यूज़ करके हमने उस रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव किया है। ठीक है, तो ये कुछ डिपेंडेंसीज गिवन है जो उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड हैं कि क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम मिल सकता है, प्रॉपर्टी नंबर से प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट, ऑनर नंबर, ऑनर नेम, ये सब मिल सकता है। तो ये डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप इसे रीड आउट करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिटर्मिनेंट है और क्या वैल्यू डिटरमाइन हो रही है। फिर हमारे पास क्या है, कैंडिडेट्स क्या हो सकते हैं, ये 3 कैंडिडेट हो सकते हैं हमारे की के, कि क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर से भी हमें यूनिक वैल्यू मिल सकती है,
अगर हमें क्लाइंट नंबर और रेंट स्टार्ट दे दिया जाए तब भी हम यूनिकली हर टपल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी नंबर और रेंट स्टार्ट डेट दे दी जाए तब भी हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन 3 कैंडिडेट कीज़ में से हमने एक को नॉमिनेट कर दिया एज प्राइमरी की, और वो क्या बना दी, क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर। तो जो ये टेबल हमारी बनी है इसमें क्या है, क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर, ये क्या है जो ब्लू में आपको विजिबल है वो क्या है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट को बता रहे हैं। तो ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की के पार्ट हैं, तो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर से प्राइमरी की बन रही है, तो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और जो प्राइमरी की के अलावा एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट टेबल बनी है बाय यूजिंग द फ्लैटनिंग मेथड, वो क्या है, 1NF में है। तो इस तरह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमारी जो क्लाइंट रेंटल रिलेशन है, इसका रिलेशन का नाम क्या था, क्लाइंट रेंटल, क्योंकि ये क्लाइंट की जो रेंटल इन्फॉर्मेशन है उसे बता रहा है प्रॉपर्टी रेंट की, ठीक है। और इसमें क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर को अंडरलाइन किया है, तो ये क्या बता रहा है, हमारे प्राइमरी की के एट्रीब्यूट को बता रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास टेबल बनी है फ्लैटनिंग को यूज़ करके, वो हमारी क्या बनी है, 1NF के टेस्ट को पास करती हुई टेबल बनी है। इसी तरह से दूसरा मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने जो प्रॉपर्टी वाला रिपीटिंग ग्रुप है उसे एक अलग टेबल में रख के उसके साथ हमारे क्लाइंट नंबर को जोड़ दिया, तो एक टेबल वो बन गई, और दूसरी टेबल क्या बन गई, सिर्फ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम। तो वो दोनों टेबल स्ट्रक्चर्स भी जो हमारे दूसरे मेथड को फॉलो करके हमने बनाए, वो भी हमारे 1NF में होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 1NF के बारे में पढ़ा। और 1NF हमारा टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि अगर एक रिलेशन जिसमें हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे ओनली एंड ओनली 1 वैल्यू हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि हर एट्रीब्यूट की जो डोमेन है उसमें एटॉमिक वैल्यूज़ ही हों, तब वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाता है। और अगर एक जो अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन 1NF के टेस्ट को नहीं पास करता, तो हम किस तरह से उसे 1NF में कन्वर्ट करेंगे, वो भी हमने देखा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, नॉर्मलाइजेशन, और डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ना है। 1NF के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2NF क्या होता है, क्या उसकी टेस्ट की कंडीशन होती है, और अगर एक रिलेशन 2NF के टेस्ट को पास नहीं करता तो हम किस तरह से हमारे 1NF के रिलेशन को 2NF में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2NF में कोई भी रिलेशन होने से पहले वो कहाँ होनी चाहिए, 1NF में होनी ज़रूरी है। तो अगर एक रिलेशन हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए तो वो 1NF में नहीं है, और हमें कह दिया जाए कि इसे 2NF में कन्वर्ट करो, तो आपको पहले उसे 1NF के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 1NF के बाद सेकेंड नॉर्मल में लाना पड़ेगा। So this is all about your today's lecture. Thank you very much.